प्यारे बच्चों, कक्षा 12 समाजशास्त्र यूपी बोर्ड 2025 जो प्रश्न संख्या 11 से 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। तो प्रश्न संख्या 11 को पढ़ते हैं और इसका उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए। ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए, तो इसे किस प्रकार से परिभाषित करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने देखिए प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार से इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11। तो इसका उत्तर है कि सभ्यता के प्रारंभ में कुछ लोग एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से प्राकृतिक वातावरण में रहने लगे हैं। उसी भूभाग को ग्रामीण समुदाय के नाम से पुकारा जाने लगा है। वास्तव में गांव में और नगर की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। तो इसमें जो डिफिनीशन दी गई है मेरिल एंड एल्ड्रिल ने की डिफिनीशन है। बच्चों इस डिफिनीशन को इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ग्रामीण समुदायों के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संलग्न होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राथमिक संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। बच्चों इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर लिखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जो है समुदाय से आप क्या समझते हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 12 लिख लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर लिखेंगे समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं। समुदाय में किसी विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करता है। बच्चों प्रश्न संख्या 13 है, तो इसे प्रश्न संख्या 13 जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है कि जनसंख्या वृद्धि दर एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन है। जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या आकार में वृद्धि, गिरावट या संतुलन का संकेत दे सकती है। इस प्रकार से बच्चों प्रश्नों के उत्तर देना है। तो अब आपको इसी प्रकार से मतलब उत्तर देंगे तो आपके पूरे 3 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 14 माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 14 का उत्तर देख लें। प्रश्न संख्या 14 तो यहाँ पर माल्थस के अनुसार लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा गया है जनसंख्या 2 गुनी रफ्तार 1, 2, 4, 8, 16, 32 से बढ़ती है, जबकि संसाधनों में सामान्य गति 1, 2, 3, 4, 5 से ही वृद्धि होती है। परिणामतः प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या 2 गुनी हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 15 है, तो इसमें 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो पहली विशेषता है प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है। दूसरा पॉइंट है जनजाति के सदस्य एक सामान्य भूभाग पर निवास करते हैं। लास्ट पॉइंट है तीसरा प्रत्येक जनजाति की एक सामान्य भाषा होती है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सामाजिक संस्थाओं की 3 विशेषताएं बताइए। 3 विशेषताएं बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर यहाँ पर
लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 16 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से सामाजिक संस्थाओं की 3 विशेषताएं ये हैं। तो पहली विशेषता है सामाजिक मानदंडों और सामाजिक भूमिकाओं की परस्पर संबंधित प्रणाली होती है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक संस्थाओं के जरिए समाज में व्यवहार के पैटर्न तय होते हैं। तीसरा पॉइंट है सामाजिक संस्थाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म और शिक्षा। बच्चों 17वां प्रश्न है उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। तो उदारीकरण को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो उदारीकरण है इसको परिभाषित किया है। तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेंगे 17। तो इसका आंसर है कि उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों प्रतिक्रियाओं आदि को समाप्त किया जा सकता है या उन्हें शिथिलता दी जाती है। इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आपको बोर्ड की कॉपी पर अंकित करना है। तो अच्छे अंक प्राप्त करना है तो इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देना है, और जितना ही आप साफ और स्वच्छ लिख सकते हैं और उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस श्रेणी का 18वां क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे जाति और वर्ग में प्रमुख अंतर। इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इसका पहला अंतर है जाति एक बंद वर्ग है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है जाति का आधार जन्म है जबकि वर्ग का आधार शिक्षा, संपत्ति, पेशा, धर्म आदि होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 19 दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो बच्चों इसे दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं किस प्रकार से कॉपी पर अंकित करना है। तो इसका फटाफट प्रश्नोत्तर संख्या 19 भावनात्मक हीनता, आवश्यक सुविधा से दूरी, सामाजिक बहिष्कार, अधिकारों का उपयोग न कर पाना आदि दिव्यांगों की समस्याएं होती हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 20 जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। तो इस अतिलघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रकार से इसे भी बोर्ड की कॉपी में अंकित करना है और इसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 20 लिखेंगे। तो जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन है, तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। और यहाँ पर पहला पॉइंट है ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट। सेकेंड पॉइंट है जाति पदानुक्रम में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट है खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध में परिवर्तन। चौथा पॉइंट है व्यवसाय व विवाह के संबंध में परिवर्तन। पांचवा पॉइंट है जाति संरचना में परिवर्तन। बच्चों जो मैंने अभी आपको 11 से 20 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न बताए हैं और इनके प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। तो जिस प्रकार से मैंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उसी प्रकार से आप भी बोर्ड की कॉपी पर अंकित कीजिए, उनको दर्शाइए और 1 से लेकर के 20 तक प्रश्नों के उत्तर आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और जो 8 मार्च को यूपी बोर्ड 2025 का समाजशास्त्र का पेपर है, उसमें ये 100% आने की